संकाय में मुस्लिम प्रोफेसर की तकर्रुरी के खिलाफ तलबा का एहतजाज आज 15वें दिन खत्म हो गया, लेकिन तलबा ने शोबा खुला रहने के बावजूद क्लासेस और इम्तहानात के बायकॉट का ऐलान किया है। एहतजाजी तलबा ने वाराणसी में मौजूद वज़ीर-ए-आज़म के पार्लिमानी दफ्तर में जाकर अपने मुतालबात पर मबनी मेमोरेंडम देने की बात कही है। तलबा ने यह भी वाज़ेह किया कि उनका एहतजाज किसी मजहब या जबान के खिलाफ नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लिखित रूप से प्रशासन ने हम लोगों से 10 दिन का समय मांगा है और वो निरंतर निवेदन कर रहा है कि आप कृपया हमें 10 दिन का समय दीजिए और एक अवसर प्रदान करिए। महत्वपूर्ण विषय यह है, चूंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने भी इस विषय को संज्ञान में लिया है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री कार्यालय ने रिपोर्ट भी मांगी है। हम लोग भी अपनी तरफ से एक रिपोर्ट सौंपेंगे और जो वास्तविक स्थिति है सबको अवगत करा के अपनी मांग को मनवा के ही रहेंगे। आज महत्वपूर्ण विषय यह है कि आज 15वें दिन हम इस आंदोलन को एक विराम दे रहे हैं, परंतु हमारी यह लड़ाई संघर्ष पथ पर तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाती। संकेत रूप में कल 12 बजे हम पीएमओ पर एक ज्ञापन देने जाएंगे समस्त छात्रों के साथ। अभी धरना को हम विराम दे रहे हैं। जब तक इस संदर्भ में कोई रिपोर्ट प्रामाणिक नहीं आ जाती है तब तक परीक्षाओं का एवं कक्षाओं का बहिष्कार रहेगा। आगरा में एबीवीपी के कौमी इजलास में पहुंचे यूपी के नायब वज़ीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। दिनेश शर्मा ने बीएचयू में संस्कृत के मुस्लिम प्रोफेसर पर जारी हंगामे पर कहा कि तालीम और मजमून किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें संस्कृत की तालीम वलीउल्लाह साहब ने दी है। पवित्र स्थान है और हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि हम लोग विद्यार्थियों का समागम देखें। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है, मैं इतना कहूँगा कि मैं इतना कह सकता हूँ कि अध्यापक की नियुक्ति अगर उस पर कोई शिकायत किसी को है तो निश्चित रूप में उसका विरोध करने का अधिकार सभी को है। जाति और धर्म किसी विषय का नहीं होता। मुझे भी संस्कृत पढ़ाया है, वलीउल्लाह खान साहब ने पढ़ाया था मुझे। लेकिन सर तो मैं ये कह सकता हूँ, बच्चों से बात की जाएगी और कि क्या उनका मांग है, और निश्चित रूप में शिक्षा और विषय का कोई धर्म नहीं होता। किसी भी जात का, रस्तोगी साहब हमारे वहाँ अरबी के अध्यक्ष थे, उर्दू के अध्यक्ष थे, तो वो जाति और धर्म के आधार पर शिक्षक को नहीं देखा जाना चाहिए। बीएचयू में जहां प्रोफेसर फेरोज के खिलाफ एहतजाज हुआ, वहीं संस्कृत में माहिर प्रोफेसर फेरोज के हक में भी आवाजें उठी। और अब आपको हम बताते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गंगा जमनी तहजीब की एक अनोखी मिसाल पेश कर रही है। जी हां, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का संस्कृत शोबा पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल कायम किए हुए है। एएमयू के शोबे संस्कृत में सभी मजाहिब के तलबा और तालिबात एक साथ तालीम हासिल कर रहे हैं और तालीम देने वाले असातिज़ा भी बैनुल मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। हालिया तनाज़े पर एएमयू शोबे संस्कृत के सदर प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ का कहना है कि गलती कुछ हद तक बीएचयू इंतजामिया से भी हुई है। अलवी जी ने जब उस यूनिवर्सिटी को बनाया था, वहाँ कर्मकांड संकाय जो था उसमें ये लिख दिए थे, शिलापट भी लगा हुआ है, दूसरे धर्म का व्यक्ति की नियुक्ति वहाँ नहीं होगी, ना वो दूसरे धर्म के व्यक्ति वहाँ पढ़ाएगा ना पढ़ेगा। ये चयन समिति जब हुई थी तो उसको चयन समिति के लोगों को देख लेना चाहिए था। अगर मालूम होता तो हो सकता शायद उसकी नियुक्ति ना करते। अब उसकी नियुक्ति हो गई है। अब उन लोगों के चाहिए उसको ज्वाइन कराएं और उससे धर्म कांड के बारे का न पढ़वा करके संस्कृत लिटरेचर पढ़वाएं। यहाँ पे तो एकदम बिल्कुल बहुत आपस में मतलब भाईचारे के संबंध है कि गंगा जमनी जो तहजीब है वो बहुत अच्छी बात है और हमें कि मिलजुल के रहना चाहिए। और जो डॉक्टर फिरोज खान है, ये हम पूरे विश्व के मैसेज दे सकते हैं
कि अगर बीएचयू में उनका नियुक्ति करा देते हैं तो ये अपने आप में एक मिसाल हो जाएगा पूरे विश्व में कि एक मुसलमान जो है यहाँ पे भेदभाव से नहीं, किसी के धर्म से नहीं, उनका जो टैलेंट है उसके बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होता है। बाबरी मस्जिद मामले में नजरसानी अर्जी पर अगर मुसलमान मुकदमा जीत भी जाएंगे तो क्या जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना हजरात वहां जाकर मस्जिद की तामीर करवाएंगे? ये सवाल आज मारूफ शिया आलमदीन मौलाना कल्ब जवाद ने उठाया है। वो अलीगढ़ में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मस्जिद मामले से जुड़े अफराद सिर्फ और सिर्फ अपनी लीडरशिप कायम रखने के लिए लगे हुए हैं, जिनकी शनाख्त ही बाबरी मस्जिद मुकदमे से है। उन्होंने कहा कि ये मसला खत्म हो गया तो जो लोग इससे मुंसलिक है उनकी शनाख्त भी खत्म हो जाएगी। वहीं उन्होंने गुज़िश्ता रोज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी में मिली डिग्री पर भी मसरत का इजहार किया। साथ ही उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मुस्लिम उस्ताद के जरिए संस्कृत पढ़ाने के तनाज़े को भी गैर ज़रूरी तनाज़ा करार दिया है और कहा कि फिर तो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इंग्लैंड से, फारसी के लिए ईरान से और अरबी के लिए अरब से आलिम बुलाने चाहिए। में मुसलमान जीत भी गए तो क्या ये जमीयत उलमा के मौलाना जाएंगे वहाँ मस्जिद बनवाने के लिए? क्या ये मुस्लिम फैसला बोर्ड के वो लोग, वो सेक्शन के जो रिव्यू पिटीशन के हामी है जिसपे एक वकील साहब का भी नाम आ रहा है, तो वो क्या जाएंगे वहाँ पर बनवाने के लिए? और इसका जो रिएक्शन होगा वो क्या उसको वो बर्दाश्त करेंगे और उसकी जिम्मेदारी वो लेंगे? तो ये समझदारी का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी लीडरशिप, क्योंकि उनकी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ है और उसी के नाम बाबरी मस्जिद के साथ ही वो पहचाने जाते हैं। और अंग्रेज़ी जो है वो आप हिंदुस्तानी से भी ना पढ़िए, फिर अंग्रेज़ी जो है वो किसी हिंदुस्तानी टीचर से ना पढ़िए, अंग्रेज़ी आप अंग्रेज से पढ़े। और फारसी पढ़ाने के लिए कोई ईरान से आना चाहिए और अरबी पढ़ाने के लिए अरब से आए कोई। तो ये तो हम नहीं समझते कोई अक्लमंदी की बात होगी। भाई जो जिस फ़न का आलिम है आप उस फ़न को उससे सीखिए। ये तो आप समझते हैं कि हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मुंतखब किया गया डीलिट की डिग्री के लिए, जो हाईएस्ट डिग्री होती है एजुकेशन लाइन में। तो हम तो उस पर बहुत ही सबको मसरत है, ख़ासतौर से यहाँ डिपार्टमेंट में भी जहाँ मैं प्रोफेसर की हैसियत से हूँ, यहाँ भी सबको इंतहाई खुशी और मसरत है और सब ने मुबारकबाद दी है। सांस्कृतिक एकता दिवस के मौके पर आज मेरठ में जिला एकीकरण समिति के ज़ेर एहतमाम कसरत में वहदत की हिंदुस्तानी रिवायत के उन्वान से एक सेमिनार का इनकाद फैज़ाम इंटर कॉलेज में मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और मुल्क के मौजूदा माहौल पर तबादले ख्याल करते हुए आपसी इत्तेहाद को कायम रखने की कोशिशों को फ़रोग देने की ज़रूरत पर तासुरात का इजहार किया। हिंदुस्तान के जो मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए लोग हैं उनके दिलों और दिमाग में कहीं ना कहीं एक फ़र्क सा महसूस हो रहा है। वो ये महसूस करने लगे हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे देशवासियों ने इस देश की एकता अखंडता को बचाए रखने के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, आप आज उन्हीं लोगों पर शक किया जा रहा है। अगर इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाता तो आज जिस तादाद में हम जो लोग इकट्ठे हैं, एक विषय को लेकर इकट्ठे हैं, हम कभी नहीं हो पाते। हम ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से अगर करते रहेंगे कि एकता 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 एकता, तो जो अलगाव करने वाली जो बातें, ताकतें और जो लोग जो विचारधारा हैं वो फेलियर हो जाएंगे और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि मैं ये देखता था कि इससे पहले कभी इस अंदाज की सेमिनार की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। जब हम ज़ुबानों को भी मजहब में तकसीम कर देंगे कि उर्दू को हिंदू नहीं पढ़ाएगा, संस्कृत को मुसलमान नहीं पढ़ाएगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर एकीकरण के लिए हम क्या तालीम देंगे, क्या हम लोगों को शिक्षा देंगे? अयोध्या मामले में अदालत उज़्मा के हतमी फैसले के बाद भी फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दाखिल करने को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद जैसी तंजीमों से आवाज़ उठ रही है। ऐसे में मुल्क की दीगर मुस्लिम समाजी और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान और समाज का एक दानिश्वर तबका रिव्यू पिटीशन को लेकर मिले जुले तासुरात का इजहार कर रहा है। अदालत उज़्मा का फैसला आने के से पहले जितने भी मुस्लिम तंजीमें थी, जितने भी और हिंदू तंजीमें थी, उन सब ने हिंदुस्तान की आवाम से एक अपील की थी कि जो भी फैसला होगा उस पर सब मुत्तफिक होंगे और उस पर हमारा कोई भी एतराज़ नहीं होगा और उसको सबको मानना होगा। उसमें हमारे मुस्लिम दानिश्वर भी थे और मुस्लिम तंजीमें भी थीं जो आज रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? फैसला हो चुका है,
और ये एक गुमराही है। मैं तो ये समझता हूं, अपने ज़ाती राय में ये बात कहता हूं कि इस वक्त में इस मसले को यहाँ ख़त्म होके इसके बाद आगे की तरफ सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ, देखिए, आदमी को कोशिश तो करनी चाहिए और आखिरी दर्जे तक कोशिश करे, जिससे कल को इस बात का कोई शख्स ये ना कह सके, क्योंकि ये जमातें चाहे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो और चाहे जमीयतुल्लाह हो, कि आम कल को अदालत में वो फैसला करेंगे कि आपने क्यों नहीं आगे बढ़े। तो डर इस बात का, इसलिए अगर जमीयतुल्लाह हिंद और या पर्सनल बोर्ड इस बात का फैसला कर रही है कि इसका पुनर्विचार किया जाए, मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। तो लंबे अरसे तक इस बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मामले पर मुल्क में लोगों में एक तरीके से मुनाफरत और फ़िरका वाराना माहौल पैदा किया और गंगा जमनी तहजीब को इसको नुकसान पहुंचा है। लेकिन मैं समझता हूँ, रिव्यू पिटीशन के लिए कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ मना कर रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर को, मेरा अपना जाती निजी नज़रिया ये, इस चैप्टर को बंद कर देना चाहिए और इसमें मौका नहीं देना चाहिए कि हम राम मंदिर में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। अगर रिव्यू में पिटीशन करने जा रहे हैं तो उसमें दूसरे पक्ष की भी राय जाननी चाहिए। मुस्लिम पक्ष अगर जा रहा है तो मुतमईन है या नहीं है, कानूनी दरवाजे खुले हुए हैं कि वो पिटीशन दायर कर सकते हैं, दरवाजा कानूनी इजाज़त देता है। लेकिन क्या हम इस मुद्दे को हमेशा जिंदा रखें? क्या हम अपनी तामीर और तरक्की की तरफ ध्यान ना दें? क्या हम अपने मुस्तकबिल का ध्यान ना दें? माजी में जो कुछ हुआ है, हम मुस्तकबिल के अंदर उसको हम दोहराना नहीं हमको चाहिए। एकेडमी तहलील है, लेकिन इस मसले को हल कराने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। वहीं जेडीयू का कहना है कि उर्दू एकेडमी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बिहार उर्दू एकेडमी पर यह कैसी सियासत? 1 साल से उर्दू एकेडमी क्यों है तहलील? क्या उर्दू दोस्ती के वादे से मुकर गए हैं नीतीश? बिहार के उर्दू हलकों में नीतीश से नाराजगी। बिहार में उर्दू के फरोग के सिलसिले में उर्दू एकेडमी के काम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन गुज़िश्ता 1 साल से एकेडमी का पूरा काम बंद पड़ा है। वजह है एकेडमी का तहलील होना। इस सिलसिले में हुकूमत को कोई उर्दू का जानकार नहीं मिल रहा है जिसको एकेडमी का सेक्रेटरी बनाया जा सके। हुकूमत के टाल मटोल के रवैये को देखते हुए आरजेडी ने हुकूमत की पॉलिसी की सख्त मजम्मत की है। सरकार कहती है कि हम उर्दू को फ़रोग दे रहे हैं, तो यही फ़रोग है कि उर्दू एकेडमी जो अदीबों के लिए, शायरों के लिए बनाया गया है, जो आम जनों के तक पहुंचाता है अपनी आवाज़ को उर्दू में, उसको इस तरह से डिफंड करके रखा गया है। इसे बहुत अफसोस की बात है। इसलिए उर्दू एकेडमी को तुरंत इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करे और उर्दू एकेडमी को सुचारू रूप से चलावे, यही हमारा सरकार से डिमांड है। अपोजिशन के मुताबिक उर्दू के तई हुकूमत की हमदर्दी की पोल खुल रही है, लेकिन नीतीश कुमार को इससे कोई लेना देना नहीं है। उधर जेडीयू के लीडरों से सवाल किया गया तो उर्दू एकेडमी की बात को छोड़कर दूसरे मुद्दे गिनवाने लगे। उर्दू एकेडमी का जहाँ तक सवाल है, ठीक है, ऐसा है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है उर्दू एकेडमी, कि उर्दू एकेडमी में कोई सेक्रेटरी कर सकता है। आखिर में जो पदाधिकारी जिनको प्रतिनियुक्त किया गया है, या जैसे और भी हमारे पदाधिकारी जैसे इम्तियाज़ करीम साहब वगैरह हैं, या नूरी साहब भी पहले इसके कबल थे, तो ऐसी बात नहीं कि काम नहीं हुआ। आप उठा करके देख ली पहले के बजट में और अभी के, काम बिल्कुल ढंग से तरीके से हो रहा है। खास बात यह है कि जिस सूबे में उर्दू दूसरी सरकारी जुबान हो और जिस सूबे का वज़ीर आला उर्दू की तरक्की का दम भरता रहा हो, उस सूबे में उर्दू एकेडमी का 1 साल से तहलील रहना मुहिब्बान उर्दू के दरमियान शकूक व शुबहात पैदा करता है। अपोजिशन ने इंतबाह दिया है कि इस मसले पर फौरी कार्रवाई नहीं की गई तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। बिहार रियासती सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुताबिक मौजूदा नीतीश हुकूमत वक्फ तरक्याती कामों को जमीन पर उतारने की पहल कर रही है। वक्फ बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर इसकी जानकारी मीडिया को दी। बोर्ड के मुताबिक 86 मुकदमों में उन्हें कामयाबी मिली है। वहीं हर जिले में वक्फ भवन बनाने की तैयारी चल रही है। बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि पटना समेत 9 जगहों पर वक्फ की खाली जमीन पर इमारत की तामीर की जा रही है। तामीरात की स्कीम पर रवा माली साल में 100 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, जबकि सीईओ ने कहा कि वक्फ सर्वे का काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है। सीईओ ने भरोसा दिलाया कि वक्फ के सर्वे का काम जल्द शुरू होगा। में उन्होंने जैसे अंजुमन इस्लामिया को 44 करोड़ 40 लाख की लागत से एक भवन बनाई जा रही है, जिसमें इबादतगाह भी है, मैरिज हॉल भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, जो काम चल रहा है। लगभग 8 वक्फ स्टेट में
वो भवन बनाई जाएगी, जिसमें करीब वक्त तरक्याती स्कीम के तहत उसमें कितना पैसा खर्च होना है उसमें अब तक 24 करोड़ रुपया मुझे मिल चुका है। अभी तो हमारे पास रजिस्टर्ड 2615 वक्फ स्टेट है, उसका तो हमको जानकारी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे वक्फ स्टेट हैं कि वक्फ है लेकिन वो मेरे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, या बहुत सारे कब्रिस्तान ऐसे हैं, ईदगाह दरगाह ऐसे हैं कि मेरे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, मस्जिद है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। ये नहीं, अभी हम लोगों का यही है, जो सुभानी साहब से बातचीत हुई है उनका कि नया सर्वे हर जिला में शुरू हुआ है, मतलब 20 जिला में शुरू हो गया, बाकी 20 में शुरू होना है, तो उस नए सर्वे के साथ इस सर्वे को भी हम लोग कराएंगे। मुल्क में दूध की ताकत और दूध की तिजारत को अवाम तक पहुंचाने के लिए अमूल ब्रांड के 50 बाइकर्स जुमेरात से मध्य प्रदेश में हैं, जहां उन्होंने आज विदिशा और सांची में सफेद इनकलाब के बानी डॉक्टर कोरियन के पैगाम के तई लोगों को बेदार किया। सफेद इनकलाब के बानी डॉक्टर कोरियन के पैगाम के साथ ये बाइकर्स मुल्क को दूध की ताकत की जानकारी दे रहे हैं। किसानों और नौजवानों को मिल्क प्रोडक्ट की ताकत से बेदार कराते हुए इन बाइकर्स का जुमे को अगला पड़ाव मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिले के सांची में था। विदिशा में सभी बाइकर्स का जोरदार इस्तकबाल हुआ, जहां अमूल ब्रांड के एक स्टोर का इफ्तिताह भी हुआ। उनके बारे में जानने को मिले, इस उद्देश्य से ये रैली की जा रही है। विदिशा में डॉक्टर कोरियन के पैगाम से किसानों और नौजवानों को बेदार करती हुई ये रैली रायसेन जिले के सांची पहुंची, जहां भोपाल कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी के प्लांट में इन बाइकर्स का इस्तकबाल किया गया। सांची में मुनक़िद प्रोग्राम में डॉक्टर कोरियन के पैगाम से यूथ को दूध के जरिए खुद मुख्तार बनने का तरीका बताया गया। बहुत अच्छा मौका है कि इस मौके पर हम सहकारिता का जो सिद्धांत है उसका स्मरण करते हैं और किसानों के बारे में जो है चिंता करते हैं कि उनको किस तरह से ये सहकारी क्षेत्र के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। इससे पहले जुमेरात को ग्वालियर से भोपाल पहुंचे बाइकर्स ने मध्य प्रदेश की राजधानी में नौजवानों और किसानों को सफेद इनकलाब की अहमियत को समझाया। मेन जो मकसद है जो ये है कि जो किसान है जो हमसे जुड़े हुए हैं, अमूल से जुड़े हुए हैं या बाकी कोऑपरेटिव से जुड़े हुए, उनके प्रति उनमें एक इंस्पिरेशन जगाना है और बाकी किसानों को इसमें इन्वॉल्व करना है और जो सहकार का है वो महत्व सबको समझाना है। 15 नवंबर को मुल्क की सकाफती राजधानी वाराणसी से निकली रैली इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर होती हुई भोपाल पहुंची, जहां से विदिशा और सांची में भी सफेद इनकलाब के बानी के पैगाम को आम किया गया। इन बाइकर्स का अगला पड़ाव महाकाल की नगरी उज्जैन में है। बता दें कि 26 नवंबर को अमूल ब्रांड को कायम करने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन का यौम पैदाइश है। सफेद इनकलाब के बानी डॉक्टर कुरियन ने 1998 में भारत को अमेरिका से भी बड़ा मिल्क प्रोडक्ट मुल्क बनाया और लाखों किसानों को खुद के रोजगार के जरिए खुद मुख्तार बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस वक्त की काफी अहम खबर, उद्धव ठाकरे वजीर आला बनने पर राजी हो गए हैं। संजय रावत ने न्यूज़ 18 को ये जानकारी दी है। आपको बता दें, काफी अहम खबर, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, उद्धव ठाकरे वजीर आला बनने पर राजी हो गए हैं। हुकूमत साजी के फॉर्मूले पर मुहर लग गई है। संजय रावत ने न्यूज़ 18 को ये जानकारी दे दी है कि उद्धव ठाकरे वजीर आला बनने पर राजी हो गए हैं। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के फॉर्मूले पर मुहर लग गई। आपको बता दें, एनसीपी कांग्रेस चाहते थे कि सेना चीफ उद्धव ठाकरे ही वजीर आला बने और उस पर उन्होंने कहा था उद्धव ठाकरे ने कि वो सोचेंगे, और अब उन्होंने उद्धव ठाकरे ने वजीर आला बनने पर जो है इत्तेफाक कर लिया है, वो राजी हो गए हैं। संजय राउत ने न्यूज़ 18 को ये जानकारी दी है। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के फॉर्मूले पे अब मुहर लग गई है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू अदब और इस्लामी अदबियात की अहम तरीन शख्सियतों में सईद सुलेमान नदवी का नाम निहायत एहतराम और अकीदत से लिया जाता है। उन्हें 20वीं सदी के हिंदुस्तान में इस्लामी उलूम, इस्लामी तारीख और इस्लामी तहजीब का सबसे बड़ा आलिम माना गया। आज उनका 135वां यौम पैदाइश है। सईद सुलेमान नदवी की यौम पैदाइश पर आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत, आदाब। उर्दू में अगर किसी फर्द वाहिद को इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया से ताबीर किया जा सकता है तो वो अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी के सिवा कोई और नहीं हो सकता।
वो इस्लामियात के आलिम, सीरत निगार, तारीख दां, तज़किरा नवीस, मुहक्किक और बहुत सी काबिल कद्र किताबों के मुसन्निफ थे, जिनमें सीरतुन नबी को नुमाया हैसियत हासिल है। मौलाना सुलेमान नदवी 22 नवंबर 1884 को बिहार की राजधानी पटना के गांव देसना में पैदा हुए। इस छोटे से गांव ने जितने ग्रेजुएट और अरबी के आलिम पैदा किए, उतने शायद हिंदुस्तान के किसी और गांव ने पैदा न किए होंगे। उनके वालिद हकीम सैयद अबुल हसन सूफियाना और इल्मी मिजाज रखते थे। इब्तिदाई तालीम सुलेमान नदवी ने कस्बा फुलवारी में हासिल की और उसके बाद दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में पढ़ने गए। वहां उन्होंने अल्लामा शिबली नौमानी से इक्तिसाब इल्म किया और फारिग तहसील होने के बाद नदवा से ही वाबस्ता हो गए। सुलेमान नदवी अरबी जुबान पर बड़ी कुदरत रखते थे। दारुल उलूम नदवा के सालाना इजलास में उन्होंने पहली दफा अरबी में बरजस्ता तकरीर की तो अल्लामा शिबली इस कदर खुश हुए कि उन्होंने जलसे में अपना अमामा उतारकर उनके सर पर रख दिया। सैयद साहब ने कुछ अरसा अखबार अल हिलाल में मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ भी काम किया। कुछ अरसा महाराष्ट्र में पूना के दक्कन कॉलेज में फारसी पढ़ाते रहे। अल्लामा शिबली ने 1941 में इंतकाल से पहले उन्हें वसीयत की कि सब काम छोड़कर सीरतुन नबी तकमील और ईशात का फर्ज अदा करें, जिस पर अल्लामा शिबली ने काम शुरू तो कर दिया था लेकिन मुकम्मल नहीं कर पाए। सुलेमान नदवी ने पूना की मुलाजमत तर्क कर दी और सीरतुन नबी की तसनीफ तालीफ के साथ अपने उस्ताद के कायम किए हुए दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ की तामीर और इस्तेहकाम में मसरूफ हो गए। सीरत का बेशतर काम उन्होंने जिस खूबी से मुकम्मल किया, उसे देखकर सब हैरान रह गए। दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ भी उनकी मेहनत से मुल्क का एक अहम इल्मी इदारा बनकर उभरा। मौलाना ने जंग आज़ादी में भी भरपूर हिस्सा लिया। 1917 में उलमाए बंगाल के कलकत्ता इजलास की सदारत की और हुकूमत के जबर तशद्दुद के खिलाफ वो जुर्रत आमेज खुतबा दिया कि लोगों के दिलों से अंग्रेजों का रौब जाता रहा। 1940 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की एजाजी सनद अता की। सुलेमान नदवी को तारीख और अदब से खास लगाव था। उन्होंने इस्लामी शख्सियतों के अलावा दुनिया की अहम हस्तियों के बारे में भी किताबें लिखी। मुसलमानों को दीन दुनिया दोनों से आगाह रखने के लिए उन्होंने महानामा मुआरिफ जारी किया, जिसे आज भी अपनी नौयत का काबिल कदर रिसाला माना जाता है। मौलाना की अहम तसानीफ में सीरतुन नबी, अरब व हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाजरानी, सीरत आयशा, हयात शिबली, खयाम और नक़ूश सुलेमानी शामिल हैं। शेर व सुखन का भी शौक था, चुनांचे अरमगान सुलेमान के उन्वान से शेरी मजमुआ भी शाया हुआ। सैयद सुलेमान नदवी एक इस्लामी आलिम ही नहीं बल्कि उर्दू अदब के भी नब्ज़ शनास थे। गालिब, हाली, शिबली नौमानी और अकबर इलाहाबादी जैसी अदबी हस्तियों के फन पर जो मज़ामीन उन्होंने तहरीर किए, वो आज भी अदब के तालिब इल्मों के लिए मशअले राह हैं। 1950 में अल्लामा सुलेमान नदवी पाकिस्तान चले गए और 3 साल बाद कराची में 23 नवंबर को उनका इंतकाल हो गया।